क्या आपने कभी सोचा है कि त्रिपुरा में इतने लोग देव बर्मा उपनाम क्यों इस्तेमाल करते हैं? यह नाम कहां से आया और सबसे पहले इसे किसने अपनाया? और सबसे महत्वपूर्ण बात, कौन सा त्रिपुरी राजा सबसे पहले इस उपाधि को अपनाने वाला हो सकता है? यह प्रश्न कई लोगों को उलझन में डाल चुका है और हाल के समय में कुछ लोगों ने देव बर्मा उपनाम के आधार पर एक समुदाय बनाने की भी कोशिश की है। हालांकि यह प्रयास न केवल ऐतिहासिक और जातीय रूप से गलत है, बल्कि भ्रामक भी है। आज मैं आपके लिए इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंश लेकर आया हूं, जो इस विषय पर नई रोशनी डालता है। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा एंड फोल्कलोर में। आज के वीडियो में हम देव बर्मा उपनाम की उत्पत्ति पर गहराई से चर्चा करेंगे, जिसे त्रिपुरी लोगों का एक वर्ग पीढ़ियों से अपनाता आ रहा है। मुख्य विषय में प्रवेश करने से पहले आइए पहले वर्मा बुर्मन शब्द का अर्थ समझें। वर्मा का अर्थ कवच होता है, जबकि देव का अर्थ ईश्वर या प्रकाशित आत्मा होता है। यह उपाधि ऐतिहासिक रूप से क्षत्रिय वंशों से जुड़ी रही है। एक और उतनी ही महत्वपूर्ण उपाधि है सिंह, जिसका अर्थ शेर होता है। ये दो प्रतिष्ठित क्षत्रिय उपाधियां भारत के शासकों के बीच इतनी सम्मानजनक मानी जाती थीं कि आधे से अधिक शासकों ने या तो वर्मा या सिंह को अपने शाही नाम के साथ जोड़ा। उत्तर भारत में सिंह उपाधि विशेष रूप से जाटों और राजपूतों के बीच लोकप्रिय हो गई। दूसरी ओर दक्षिण भारत में वर्मा उपाधि को अत्यधिक महत्व दिया गया और यह कई शासकों द्वारा अपनाई गई। इस उपाधि की प्रतिष्ठा इतनी अधिक थी कि नेपाल और कंबोडिया के सम्राटों ने भी इसे सम्मान और दिव्य अधिकार के प्रतीक के रूप में अपनाया। क्षत्रिय शासकों के बीच बर्मा उपाधि के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि त्रिपुरा के राजाओं ने भी इसे अपनाया। त्रिपुरी राजाओं ने खुद को क्षत्रिय वंश का सीधा वंशज माना और इसलिए उन्होंने इस प्रतिष्ठित उपाधि का अधिकार से उपयोग किया। पूर्वी भारत, विशेष रूप से बंगाल और त्रिपुरा में बर्मन बर्मा उपाधि क्षत्रिय शासकों के बीच लोकप्रिय हो गई। दिलचस्प बात यह है कि उड़ीसा में वर्मा उपाधि योद्धा वर्ग की तुलना में ब्राह्मणों के बीच अधिक प्रचलित थी। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि रत्नमाणिक्य, जिन्होंने इतना असाधारण कार्य किया था, उन्होंने स्वयं को देवताओं के समान शक्तिशाली माना होगा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने देव उपाधि को माणिक्य के साथ जोड़ लिया। अब तक के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेजों में से एक रॉयल आर्क है, जो क्रिस्टोफर बायर्स द्वारा लिखित एक व्यापक वेबसाइट है। यह वेबसाइट दुनिया भर के शाही और शासक परिवारों की वंशावलियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। जो लोग इस विषय पर और अधिक जानना चाहते हैं, उनके लिए मैंने वीडियो विवरण में रॉयल आर्क वेबसाइट का लिंक जोड़ दिया है।
1464 ईस्वी में महाराजा रत्नमाणिक्य ने त्रिपुरा के शासकों में पहली बार देव उपाधि को अपनाया। यह प्रमाण उनके युग में जारी किए गए सिक्कों में पाया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि रत्नमाणिक्य, जिन्होंने अपने 17 भाइयों को पराजित कर सिंहासन प्राप्त किया, को गौर के सुल्तान रुकन उद्दीन बारबक शाह से माणिक्य की उपाधि मिली। इसी के साथ त्रिपुरा में माणिक्य वंश की शुरुआत हुई। 1729 से 1739 के बीच त्रिपुरा पर राजा मुकुंद माणिक्य देव का शासन था। उनके ज्येष्ठ पुत्र ठाकुर श्री जगन्नाथ ने पहली बार देव बर्मा बहादुर की उपाधि धारण की। (1739) में महाराजा जय माणिक्य पहले राजा थे जिन्होंने यह उपनाम अपनाया। जैसे जैसे आने वाले राजाओं ने इस परंपरा को जारी रखा, त्रिपुरा के शासकों ने अपने आधिकारिक नामों में देव बर्मा बहादुर को माणिक्य उपाधि के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। त्रिपुरी राजाओं द्वारा देव बर्मा उपनाम के प्रारंभिक उपयोग के अन्य प्रमाण उनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों में पाए गए हैं। विभिन्न त्रिपुरा राजाओं द्वारा जारी इन सिक्कों पर देव बर्मा उपाधि के साथ उनकी रानियों के नाम अंकित हैं, जो त्रिपुरा के इतिहास में शाही महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। ये रानियां किस प्रकार सत्ता में आईं और ऐतिहासिक अभिलेखों एवं मुद्राओं में स्थान प्राप्त किया, यह एक रोचक विषय है जिसे हम अपनी आगामी राजमाला श्रृंखला में विस्तार से बताएंगे। उन चर्चाओं में हम त्रिपुरा की मातृवंशीय समाज व्यवस्था में शाही दामादों की स्थिति पर भी चर्चा करेंगे, जहां पुरुष परंपरागत रूप से अपनी पत्नियों के घर में रहने जाते थे। (1826) से 1896 तक शासन करने वाले महाराजा बीरचंद्र किशोर माणिक्य देव बर्मा बहादुर द्वारा जारी किए गए सिक्के देव बर्मा उपनाम के लंबे समय से चले आ रहे उपयोग का और प्रमाण देते हैं। उनके बाद के राजा राधा कृष्ण माणिक्य, बीरेंद्र किशोर माणिक्य और विक्रम किशोर माणिक्य द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर भी देव बर्मा उपनाम अंकित था। हालांकि कुछ लोग यह प्रश्न उठा सकते हैं कि पहले के सिक्कों पर देव बर्मा उपाधि प्रमुखता से क्यों नहीं दिखाई देती। इसका उत्तर तत्कालीन सिक्का निर्माण की पारंपरिक प्रक्रिया में छिपा है। उस समय सिक्कों को हाथ से ढालने की प्रक्रिया में स्थान की कमी और लंबे नामों को उकेरने की कठिनाई के कारण पूरी उपाधि अंकित नहीं की जा सकती थी। आधुनिक तकनीक के आगमन के साथ बाद के सिक्कों में अधिक विवरण जोड़े गए और संपूर्ण नाम एवं उपाधियां दर्ज होने लगीं। देव बर्मा उपनाम को लेकर फैली गलतफहमियों को स्पष्ट करना आवश्यक है। आज के कुछ युवा लोग गलत धारणाओं के शिकार हो गए हैं और यह मानते हैं कि देव बर्मा उपनाम केवल 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अस्तित्व में आया या फिर इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा युद्ध के बाद अपनाया गया। ये सभी दावे पूरी तरह निराधार हैं।
देव बर्मा उपनाम 20वीं शताब्दी से बहुत पहले से अस्तित्व में था और इसका बर्मा युद्ध से कोई संबंध नहीं है। देव बर्मा उपनाम मूल रूप से केवल शाही परिवार द्वारा उपयोग किया जाता था। समय के साथ ठाकुर, चौधरी, सरदार और राय जैसी उच्च पदवी धारण करने वाले कुलीन परिवारों, जो अक्सर राजघराने से संबंधित होते थे, ने भी यह उपनाम अपनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांवों में रहने वाले इनके रिश्तेदारों ने भी देव बर्मा उपनाम को अपनाया, जिससे यह व्यापक रूप से फैल गया। बीसवीं शताब्दी की शुरुआत तक और विशेष रूप से 1950 तक त्रिपुरी जनजातीय आबादी के 50% से अधिक लोगों ने इस उपनाम को अपना लिया था। आज एक आम बहस देव बर्मा की सही वर्तनी स्पेलिंग को लेकर होती है। देव बर्मा और देव बर्मन जैसी विभिन्न वर्तनी भाषाई और औपनिवेशिक प्रभावों के कारण प्रचलन में आईं। ब्रिटिश लिप्यांतरण ट्रांसलिटरेशन ने देवा और बार्मन जैसी वर्तनी को जन्म दिया, लेकिन सही और मूल रूप देव बर्मा ही है। आधुनिक समय में लोकप्रिय वर्तनी देव बर्मा व्याकरण की दृष्टि से गलत है। इसके अलावा त्रिपुरी भाषा में वी अक्षर न होने के कारण स्वाभाविक रूप से इसे बी से बदला गया, जिससे बर्मा उच्चारित और लिखा जाने लगा। एक और बड़ी गलतफहमी यह है कि देव बर्मा कोई अलग समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। दुर्भाग्यवश कुछ शिक्षित त्रिपुरी इस भ्रम में डाल दिए गए हैं और देव बर्मा को एक अलग समुदाय के रूप में मान्यता दिलाने की वकालत कर रहे हैं। यह धारणा ऐतिहासिक रूप से गलत और तर्कहीन है। यह एक खतरनाक कदम है जो त्रिपुरी पहचान को विभाजित करने की धमकी देता है। यह चिंता का विषय है कि कुछ लोग देव बर्मा को त्रिपुरी विरासत से अधिक महत्वपूर्ण मानने लगे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि त्रिपुरी भाषा, जिसे मूल रूप से तिपरा कोक कहा जाता था, अपनी मान्यता तब खो बैठी जब लेखक राधा मोहन ठाकुर देव बर्मा ने कोक बोरोक शब्द गढ़ा। समय के साथ तिपरा कोक अपनी राज्य मान्यता खो बैठी और केवल एक बोली बनकर रह गई, जिसे अब कोक बोरोक कहा जाता है। इसी प्रकार यदि देव बर्मा को एक अलग समुदाय के रूप में मान्यता मिल जाती है, तो त्रिपुरी पहचान खतरे में पड़ जाएगी और त्रिपुरा के लोगों को त्रिपुरी की जगह देव बर्मा समुदाय के रूप में जाना जाने लगेगा। मैं युवा पीढ़ी से आग्रह करता हूं कि वे इस तर्कहीन और आत्मघाती विचारधारा के झांसे में न आएं। हमें अपनी सामूहिक त्रिपुरी पहचान को बनाए रखना आवश्यक है, न कि खुद को निराधार दावों के आधार पर विभाजित करना। हमारा इतिहास गौरवशाली है और हमारे महाराजाओं ने हमेशा श्रीला श्री युक्त पंच त्रिपुरा महाराजा की उपाधि के साथ शासन किया। भविष्य में हम त्रिपुरी लोगों और अन्य 4 त्रिपुरी समूहों द्वारा झेले जा रहे पहचान संकट पर भी चर्चा करेंगे। यदि आप त्रिपुरा के रोचक इतिहास के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो कृपया इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ साझा करें
और मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। अंटिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।